जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग और कैसे चल रही है आपकी स्टडी। दोस्तों आज की इस वीडियो में क्लास 12 रसायन विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न देखने वाले हैं। ये आपके पेपर में भैया ये अति लघु प्रश्न ऐसे प्रश्न होते हैं ना, अपने आप में डेंजर होते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि ये जो प्रश्न होते हैं, यदि आप अति लघु प्रश्न को मात्र पढ़ लेते हो ना, तो जैसे आप लघु उत्तरीय क्वेश्चन का भी उत्तर दे दोगे, जो दीर्घ उत्तरीय होते हैं, जो बड़े बड़े क्वेश्चन होते हैं, उनका भी आंसर आप इनसे बना के दे सकते हो। तो ये अपने आप में क्या होते हैं, बवाल रखते हैं। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि आपको मालूम है कि मैं रसायन विज्ञान का 60 सबसे महत्वपूर्ण जो अति लघु प्रश्न है उसको मैं बताते आ रहा हूं। पहले वीडियो में हमने 40 नहीं 20 देखा था, 20 क्वेश्चन हमने देखा था। आज किस वीडियो में हम लोग टोटल 15 क्वेश्चन देखने वाले हैं। इस तरह आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अब जो 20 क्वेश्चन बचे हैं भैया, वो मैं आपको पार्ट 3 वीडियो में दे दूंगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर इतना कम क्वेश्चन क्यों बता रहे हो, एक ही वीडियो में 60 बता दो ना, आप ये जरूर सोच रहे हो। लेकिन मेरे भाई मैं आपको बता दूं कि हमारे चैनल पर वन शॉट भी सीरीज स्टार्ट थी, आपको तो मालूम है, बीच में कुछ छूट गई है, तो भैया उसके लिए माफ कीजिएगा। कल से आप लोगों का वन शॉट वीडियो जो है वो रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएगा और मैं वादा करता हूं कि 10 तारीख तक आपका सिलेबस खत्म करा दूंगा। तो मैंने सोचा वन शॉट तो पढ़ाऊंगा ही, बच्चे उसको भी पढ़ेंगे और क्वेश्चन भी थोड़ा थोड़ा देंगे, ज्यादा नहीं। ज्यादा देंगे तो क्या होगा, वन शॉट भी ज्यादा पढ़ना पड़ जाएगा और क्वेश्चन भी उनको ज्यादा याद करना पड़ जाएगा। इसलिए वन शॉट पढ़ते रहें और धीरे धीरे क्वेश्चन देते रहें, जिससे आपका दोनों ही कंप्लीट हो जाए। ठीक है, यदि आप चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ लीजिए, क्योंकि चैनल पर बम्पा तैयारी कराना स्टार्ट करा दिया गया है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला क्यों हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपको कि सर ये क्वेश्चन तो हमने पहले कभी नहीं देखा। देखिए मेरे भाई, ये बस एक बार आया है पेपर में, उसके बाद ये नहीं आया है। लेकिन आपको कि सर तब ये कैसे इंपॉर्टेंट है, लेकिन भैया इसकी चांस 2024 में आने की बहुत ज्यादा है। ठीक है, चलिए आप वो तो पेपर में आएगा तो खुद ही आपको दिख जाएगा। ठीक है, ज्यादा हम बोलेंगे नहीं। ठीक है, इसका आंसर लिखिएगा, सिल्वर नाइट्रेट के घोल में कॉपर की छड़ डालने पर घोल नीला हो जाता है क्योंकि कॉपर का स्थान वैद्युत रासायनिक श्रेणी सिल्वर से ऊपर होने के कारण Ag को उसके विलयन से विस्थापित कर देता है। क्लियर है, बस मैंने काफी आसान इसका आंसर भी लिख रखा है, आप एक दो बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है और ये कई बार आया है, एक बार नहीं ये कई बार आया है। ठीक है, विशिष्ट चालकता से क्या तात्पर्य है, इसका मात्रक लिखिए। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान दीजिएगा। बच्चे क्या करते हैं ना, विशिष्ट चालकत्व पूछा है, यहाँ पर चालकता का वो क्या करते हैं कि चालकत्व का, सिर्फ चालकत्व का डेरिवेशन बोल है, परिभाषा लिख के चले आते हैं। तो नहीं भैया, ऐसे करोगे नंबर कट जाएगा। लिखना है क्या, चालकता प्रतिरोध का प्रतिलोम होता है। अब चालकता बोलिए या विशिष्ट चालकत्व बोलिए, बात तो बराबर है। ठीक है, ये दोनों को एक नाम से जाना जाता है। इसे ग्रीक अक्षर कप्पा, ये क्या है कप्पा, इसे क्या बोलते हैं, के नहीं, ये कप्पा है, कप्पा से प्रदर्शित करते हैं। के ऐसे लिखाता है और कप्पा ऐसे लिखाता है। ठीक है, तो इसे के बोलते हैं, इसे कप्पा बोलते हैं। तो कप्पा से इसे क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, के बराबर, के देखिए मैं भी के बोला हूं, कप्पा बराबर 1/ρ, रॉ साहेब वाला रॉ। ठीक है, चलिए इसका मात्रक देख लीजिए, इसका मात्रक 3 होते हैं, एक ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, या साइमन सेंटीमीटर इनवर्स। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद कर लीजिए। ये कंपटीशन एग्जाम में पूछे जाते हैं, लेकिन आपके पेपर के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपसे एमसीक्यू में ये पूछ सकता है। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यानी कि जो हमारा 3 नंबर क्वेश्चन है, उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, कोलाउंस का नियम क्या है, और इसे बताना पड़ेगा क्या ये कितना इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, और ये कभी कभी 3 नंबर में भी आ जाता है, तो बढ़िया से तैयार कर लीजिए। देखिए लिखिएगा, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघट्य पदार्थ की मोलर चालकता उसके धनायन तथा ऋणायन के मोलर चालकताओं के क्या होता है, योग होता है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में आपका ये क्या है, जानते हैं क्या, ग्रीक लैम्डा m0 HCl की मोलर चालकता क्या हो जाएगी, ग्रीक लैम्डा H, यहां प्लस कर लीजिए, H प्लस, और ग्रीक लैम्डा नॉट आपका Cl माइनस हो जाएगा। यही तो है कोलॉन्स का नियम। ठीक है, अब समझाने की जरूरत नहीं है मुझे, क्योंकि समझने का टाइम नहीं है,
जो मिल रहा है उसे रट्टा मारिए। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला चौथा नंबर, ये हमारा क्वेश्चन नहीं है कि हमारा न्यूमेरिकल है, और आपको तो मालूम है कि पिछली बार न्यूमेरिकल कितना आया था, इसलिए मैं हर एक वीडियो में न्यूमेरिकल तो लेके आ ही रहा हूं, क्योंकि बच्चों को क्या है जब न्यूमेरिकल आके दिखे ना तो ये ना कहें कि सर नहीं पढ़ाए थे। पिछली बार मैंने न्यूमेरिकल बहुत कम कराया था, इसकी वजह से बच्चे बोल रहे थे कि सर न्यूमेरिकल ही ज्यादा आया था, तो इस बार न्यूमेरिकल भी ज्यादा करा रहा हूं और जो थ्योरी वाले जो क्वेश्चन है उसे भी मैं ज्यादा करा रहा हूं, यानी कि इस बार आएगा तो यहीं से आएगा। ठीक है, चलिए या न्यूमेरिकल दे दे तभी मेरा भैया बल्ले बल्ले है, अगर थ्योरी परिभाषा वाला दे दे तभी हमारा बल्ले बल्ले है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन है 298 केल्विन पर 0.20 मोलर केसीएल विलयन की चालकता इतना है, तो इसकी मोलर चालकता का परिकलन कीजिए। जो जो न्यूमेरिकल में दिया उसे पहले लिख देते हैं। 0.20 एम यानी होते मोलर, और मोलर यानी मोलरता का ये दिया है, तो मोलरता कितना हो जाएगा 0.20। क्लियर है, और ये चालकता का मान यानी कि कप्पा का मान दिया है 0.0248। किसका मान पूछ रहा है, मोलर चालकता का मान पूछ रहा है। और जो बच्चे मोलर चालकता पढ़े हैं उनको मोलर चालकता का सूत्र मालूम है कि लेमडा एम बराबर होता है कप्पा गुणे 1000 बटे मोलरता। मान हमने रख दिया, कप्पा का मान ये रख दिया, 1000 यही है, और मोलरता का मान यहाँ पर हमने रख दिया। अब यहाँ पर देखिए मोलरता का मान 0.20 ही था, और यहां पर 4 अंक है, यहां पर 2 अंक ही थे, तो हमने दशमलव को काटना था, इसलिए हमने 2 अंक और बढ़ा के दशमलव को काट दिया। दशमलव कब घटता है, दशमलव के बाद समान अंक होने चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना, इसमें समझा देता हूं एक बार। जैसे कि 0.2 है, 20 है और 0.1 है, तो भैया ये कटेगा नहीं दशमलव, इसमें एक और जीरो बढ़ाओ, क्योंकि दशमलव के बाद ये 2 जीरो और ये 2 जीरो समान होने चाहिए। जीरो नहीं, दोनों अंक समान होने चाहिए, तब दशमलव से दशमलव कटता है। ठीक है, दशमलव के बाद अंक क्या होने चाहिए, समान होने चाहिए। क्लियर है, कट गया तो क्या बचेगा 248 गुणे 1000 बटे 2000। ठीक है, चलिए 2000 से 1000 से 2000 दो बार में कट जाएगा, 248 बटे 2 हो जाएगा। इससे जब आप काटिएगा तो 124 में कट जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 124 साइमन सेंटीमीटर मोलर इनवर्स, इसका आंसर हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट था न्यूमेरिकल और बहुत आसान था। मैं पहले से ये सब करके रखता हूं जिससे आपको वीडियो में कम समय लगे, वीडियो ज्यादा लंबा ना बने। ठीक है, पहले से करके रखता हूं, उसको समझा देता हूं। यदि आपको ऐसा दिक्कत होता तो आप कमेंट करिएगा कि नहीं सर आप वीडियो में ही कराइए, तो मैं वीडियो में ही करा दूंगा, कोई टेंशन नहीं है। और आप कहेंगे कि नहीं सर ऐसा ही ठीक है, तो भैया ऐसा ही चलता रहेगा। ठीक है, ऐसे तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इससे, क्योंकि मैं समझा देता हूं ऐसे बढ़िया से। ठीक है, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फैराडे का विद्युत अपघटन का प्रथम नियम लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत अपने आप में ये ब्रांड है। ठीक है, इस नियम के अनुसार किसी विद्युत अपघटनी सेल में एकत्रित हुए या कम हुए धातु का भार उस सेल में उपस्थित कुल आवेश Q के समानुपाती होता है, और इसे फैराडे का विद्युत अपघटनीय का प्रथम नियम कहते हैं। ठीक है, यदि इसका सूत्र लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर लिख देता हूं। क्या कह रहा है, धातु का भार जिसे W से करते हैं, समानुपाती किससे, तो Q से। तो क्या हो जाएगा, समानुपाती का चिन्ह हटाइएगा तो W बराबर ZQ हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो Z है यह समानुपाती स्थिरांक है, तो ये सूत्र लिख दीजिएगा, आपको फुल नंबर मिल जाएगा। अब इसका आगे भी आप लिख सकते हैं, Q की जगह पर IT रख सकते हैं, तो उतना भी नहीं लिखना है भैया, 2 नंबर का तो आएगा या 3 नंबर का। ठीक है, अभिक्रिया का वेग या औसत दर क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये आपका चैप्टर नंबर कितने से लिया गया ये आप खुद कमेंट करेंगे। ठीक है, एकांक समय में किसी अभिक्रिया के अभिकारक व उत्पाद के सांद्रता में होने वाले परिवर्तन को अभिक्रिया का वेग या दर कहते हैं। क्लियर है, बहुत आसान था इसका आंसर, ये तो सबको मालूम होना चाहिए भैया, क्योंकि ये चैप्टर के जो चैप्टर है ये पहला ही टॉपिक है उस चैप्टर का। चलिए, एक प्रकार का न्यूमेरिकल, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये आपके पेपर में देखने के लिए मिल सकता है, और मेरा गारंटी है कि इस 6 सेट या 7 सेट बनते हैं ना, उसमें से 2 या 3 सेट में तो जरूर देखने के लिए मिलेगा, इतना ज्यादा मैं गारंटी देता हूं। ठीक है, देखिए प्रथम कोटि की अभिक्रिया, प्रथम कोटि से रिलेटेड एक ना एक क्वेश्चन आपके सेट में जरूर आएगा, ये मेरी गारंटी है, 1000% गारंटी है कि एक क्वेश्चन प्रथम कोटि से रिलेटेड आना ही आना है। ठीक है, चलिए ये समीकरण दिया हुआ है, लिखा है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया, ये जो समीकरण है ये क्या है, अभिक्रिया जो ये प्रथम कोटि की है, इसमें 318 केल्विन पर N2O5 की प्रारंभिक सांद्रता इतना थी, जो 60 मिनट में इतना
रह गई, वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। अब वेग स्थिरांक आपको मालूम है k बराबर क्या होता है 2.303 बटे टी log r0 बटे r। r0 यानी क्या है प्रारंभिक सांद्रता, r क्या है अंतिम सांद्रता। ठीक है, मान बस रखना है और क्या करना भैया। t कितना है 60 है तो 60 हमने रख दिया। प्रारंभिक वेग कितना है 0 इतना है तो इतना रख दिया। अंतिम वेग इतना है तो इतना हमने रख दिया। अब इसके बाद आंसर क्या आएगा वो दूसरे पेज पर लिख रखा है मैंने, एक मिनट दिखा देता हूं। चलो देखो यही है ना, देखो यहां से क्या होगा मैं दिखा भी देता हूं, एक मिनट रुको। यहां से दशमलव से दशमलव कट जाएगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे। एक मिनट रुकिए, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो log 3 आएगा। ठीक है, 10 के पावर -2 से 10 के पावर -2 खत्म हो जाएगा। 20 से 60 कितने बार में जाएगा 3 बार में जाएगा तो log 3 आ जाएगा। कितना आएगा k बराबर 2.303 बटे 60 log 3। अब log 3 का मान रख दीजिएगा यहाँ पर 0.4771। जब इसको गुणा कीजिएगा तो 0.1 मिनट इनवर्स आंसर इसका आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला देख लीजिए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ही है। तापीय गुणांक क्या है, अभिक्रिया के वेग से इसका संबंध क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये तापीय गुणांक, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तापीय गुणांक 10 डिग्री अंतर के दो भिन्न तापों पर वेग स्थिरांक के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, ये आपको लिख देना है। ये ज्यादा नंबर में नहीं आएगा, ये आएगा तो 1 नंबर या 2 नंबर में, इससे ज्यादा आ ही नहीं सकता ये। ठीक है, चलिए लेकिन भैया घुट घुट पानी से ही, घुट घुट बिंदु बिंदु पानी से ही घड़ा भरता है और घड़ा घड़ा पानी से ही ड्राम की पानी भरती है जो आपकी बियाहों में काम आती है। ठीक है, हमारे गांव तरफ ना ये फिल्टर का पानी तो आज चला है, लेकिन पहले क्या होता था गांव में एक ड्राम पानी भर दिया जाता था और जो पूड़ी खाएगा वो ड्राम से पानी पिएगा। ठीक है, ड्राम से नहीं, उसमें जग रखते थे भाई, ड्राम से कौन पिएगा। ठीक है, निम्न अभिक्रिया की कोटि और वेग इस तरह की इकाई लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां पर देखिए ये जो अभिक्रिया है ये क्या भैया, ये शून्य कोटि की अभिक्रिया है। ठीक है, ये अभिक्रिया जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है, हमने कैसे पहचाना तो ये इसमें एक मिस्टेक है इस अभिक्रिया में। यहां पर आपका सूर्य का प्रकाश होना चाहिए। ठीक है, चलिए आप इतना याद रखना कि जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बन रहा है H2 और Cl2, ये जो अभिक्रिया होती है शून्य कोटि की अभिक्रिया होती है। तो कोटि का मान पूछ रहा है तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का कोटि कितना होता है तो शून्य होता है। इकाई पूछ रहा है तो भैया बताओ शून्य कोटि की अभिक्रिया का इकाई कितना होता है, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स होता है। क्लियर तो है मेरे भाई, और क्या चाहिए। इतना आसान क्वेश्चन तो इस बार इतना आसान पेपर आएगा ना जितना आप सोच भी नहीं सकते हो। शून्य कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, इसका वेग स्थिरांक का व्यंजक लिखिए। तो आसान है, वह अभिक्रिया जिसकी कोटि का मान शून्य होता है, नाम से ही पता चल रहा है शून्य कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। एक आप यहाँ पर इसका एग्जांपल दे देंगे शून्य कोटि की अभिक्रिया का, जो अभी हमने लिखा H2 + Cl2 बराबर क्या हो जाएगा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका वेग स्थिरांक का सूत्र होता है K बराबर R0 - R बटे T। R0 क्या है प्रारंभिक सांद्रता है, R क्या है अंतिम सांद्रता है। ये जो कोष्टक है ना भैया, ये परिवर्तन को, ये सांद्रता को दर्शाता है, सांद्रता को यानी कि मात्रा को दर्शाता है, भार को दर्शाता है। ठीक है, चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उससे भी हम लोग देख लेते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया के 4 प्रमुख लक्षण लिखिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लक्षण ही लिखना है। अब क्या होता है ना, बच्चे प्रथम कोटि की अभिक्रिया का परिभाषा पढ़ के जाते हैं, लक्षण आ जाता है तो उनका लक्षण दिखने लगता है। तो ये याद कर दो ना। पहला, इस अभिक्रिया की कोटि का मान 1 होता है। सबको मालूम है कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया का जो कोटि का मान होता है वो 1 होता है। सूर्य कोटि अभिक्रिया का कोटि का मान 0 होता है। द्वितीय कोटि अभिक्रिया का कोटि का मान 2 होता है, ये सबको मालूम है। दूसरा है, इस अभिक्रिया को पूर्ण होने में अनंत समय लगता है, बहुत समय लगता है, अनंत समय यानी कि बहुत समय। इसका ढाल का मान जो होता है वो -k/2.303 होता है। इसका अर्धायु सूत्र जो होता है वो 0.693 बटे T½ होता है। आप अपने से भी बना के लिख सकते हो, इसमें कोई टेंशन नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम कोटि की एक अभिक्रिया में 50 सेकंड में पदार्थ की सांद्रता प्रारंभिक सांद्रता के आधी रह जाती है। इसकी वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए बोला है क्या, प्रथम कोटि की अभिक्रिया यानी कि लगेगा सूत्र तो प्रथम कोटि की लगेगा। और इसमें एक और चीज का बात किया गया,
आदि, जब भी न्यूमेरिकल में प्रथम कोटि या शून्य कोटि के साथ आदि दिख जाए तो समझिएगा कि अर्धायु सूत्र का प्रयोग होगा। ठीक है, तो भैया प्रथम कोटि का अर्धायु का सूत्र क्या होता है? k बराबर 0.693/t हाफ। टी हाफ का मान कितना दिया है? 50 सेकेंड। 50 हम रख देंगे, काम हमारा यहाँ पर कटम पिटम करके आंसर आ जाएगा। देख लीजिए, अब इतना तो कर ही लेंगे मेरे भाई, कटम पिटम इतना तो नहीं कर पाएंगे तो पेपर में क्या ही करेंगे। तो आंसर आ जाएगा 1.38 गुणे 10 के पावर -2 सेकेंड इनवर्स। ठीक है, चलिए जो हमारे और 3 क्वेश्चन बचे हैं, ये 12वां नंबर क्वेश्चन था। 3 नंबर और क्वेश्चन जो बचे हैं उनको देख लेते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाएगा, क्योंकि भैया ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है ना कि ये देखने वाला है, ये दिखने वाला है। क्यों देखने वाला है? क्योंकि कोटि है और आज से एमसीक्यू में भी आ जाएगा ऐसा क्वेश्चन, या 1 नंबर में तो आएगा ही, 2 नंबर में कभी नहीं जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है ये। एक अभिक्रिया का वेग इतना है, तो इस अभिक्रिया की कोटि क्या होगी? अब ये जो संधारिता पर जो पावर में होते हैं उनको जोड़ दोगे तो कोटि का मान आ जाएगा। तो 1/2 और 3/2 को जोड़ोगे तो 4/2 आएगा, जिससे इसका कोटि का मान 2 आ जाएगा। क्लियर तो है भैया? इतना भी आसान क्वेश्चन पूछते हैं बोर्ड वाले। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका है उप सहसंयोजन यौगिक चैप्टर से, नहीं उप सहसंयोजन यौगिक चैप्टर से। ठीक है, चलिए ये हमारा एक दिया जटिल पदार्थ जटिल यौगिक में कॉपर की ऑक्सीकरण संख्या क्या होगी? कॉपर की ज्ञात करनी, इसलिए इसका मान हमने x मान लिया। ये लिगेंड है, लिगेंड का ये जो है जो NH3 यानी कि एमीन है, एमीन का जो आपका ऑक्सीकरण संख्या होता है वो 0 होता है, 0 माइनस ये सल्फ SO4, इसका जो ऑक्सीकरण संख्या होता है वो -2 होता है, तो बराबर 0। 2 को -2 को उधर भेजिएगा तो x बराबर क्या आ जाएगा? +2। कॉपर का जो ऑक्सीकरण संख्या हो जाएगा वो +2 हो जाएगा। ठीक है, और ये निकालने नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, ये मैं चैप्टर कल ही या परसों पढ़ाने वाला हूं, उसमें आपको मैं सिखा दूंगा कि ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकाली जाती है। ठीक है, चलिए अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए आज की इस वीडियो का। द्विक लवण और संकुल यौगिक, संकुल मतलब उप सहसंयोजन यौगिक, उप सहसंयोजन यौगिक को भी हम लोग संकुल यौगिक कहते हैं। अंतर तथा एक एक उदाहरण दीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पर द्विक लवण और एक उप सहसंयोजन यौगिक। यहाँ पर आप संकुल यौगिक भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ज्यादा अंतर नहीं लिखना है, क्योंकि ज्यादा नहीं क्यों नहीं लिखना है? क्योंकि भैया 1-1 नंबर में ये क्वेश्चन आएंगे, 1 या 2 नंबर में आएगा, 2 नंबर से ज्यादा जाएगा नहीं है। तो आपको 1-1 बस अंतर लिखना है और 1-1 उदाहरण दे देना है। द्विक लवण में इसमें 2 लवण तथा जल की आवश्यकता होती है, और उप सहसंयोजन यौगिक में इसमें लवण तथा जल की कोई आवश्यकता नहीं होती है या नहीं है। ठीक है, अब 1-1 एग्जाम्पल दे देते हैं। देख लीजिए, ये एग्जाम्पल है, ये जो दिख रहा है आपको सूत्र है, ये फिटकरी का सूत्र होता है। ठीक है, आप लोगों को दाढ़ी भी आ ही गया होगा, कुछ लोग दाढ़ी बनवा भी रहे होंगे, तो जब आप दाढ़ी बनवा रहे होंगे तो फिटकरी से वो मुंह में रगड़ते, तो उसका सूत्र ये होता है K2SO4 × Al2SO4 24H2O। समझ गए ना? ये यहाँ पर ये 10 मोलो है और यहाँ पर भी ये 10 मोलो है। ठीक है, बीच में दिला गया, कोई दिक्कत नहीं है। आप उप सहसंयोजन यौगिक आप कोई भी यहाँ पर उदाहरण दे सकते हैं, यही नहीं कि यही देना ही, आप कोई भी दे सकते हैं। ठीक है, तो ये रहे हमारे 15 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने ही आने हैं और आपको पेपर में दिखने ही दिखने हैं। ठीक है, और 20 क्वेश्चन बचे हैं अति लघु का, जो कि हम पार्ट 3 वीडियो में क्लियर करा देंगे। उसके बाद हमारा चलेगा लघु तृतीय का स्टार्ट। लघु तृतीय ज्यादा नहीं बताएंगे, 2 वीडियो के अंदर खत्म करा देंगे। दीर्घ तृतीय तो भैया 1 ही वीडियो के अंदर खत्म करा देंगे, लॉन्ग वीडियो बनाएंगे 1-1.5 घंटा का, खत्म करा देंगे। और उसके बाद एग्जाम आते आते एमसीक्यू क्वेश्चन का रिवीजन कर लेंगे, जिससे हमारा 70 का 70 नंबर पक्का हो जाएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, हमें जाने की इजाजत दीजिए। और ये वीडियो को लाइक नहीं कर रहिएगा तो भैया देख लीजिएगा बहुत गलत हो जाएगा। लाइक भी कर लेना है, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और वीडियो को शेयर भी कर देना है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।